नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए राजधानी रायपुर के प्रथम नागरिक महापौर मीनल चौबे हैं। हाल ही में रिकॉर्ड बना के नगर निगम तक पहुंची 1.5 लाख प्लस वोटों से जीत के पहली बार नगर निगम गठन होने के बाद पहली बार कोई महापौर इतने बड़े अंतर से जीत के निगम तक पहुंचा। मीनल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। बड़ी जीत, बड़ी उम्मीद, कैसे पूरा करेंगे आप? देखिए, 15 साल के बाद नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का महापौर चुनकर आया है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी जीत बड़ी हुई है। अच्छे खासे वोटों से मैं जीती हूँ। तो जितनी बड़ी जीत है, चुनौती भी उतनी बड़ी है। लोगों को बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है हमारे से और मुझे मुश्किल से 15 दिन का कैनवासिंग का समय मिला था और मेरा प्रयास था कि मैं पूरे शहर में लोगों तक पहुंचूं, सारे जगहों पे। तो बहुत सारी बातें भी मेरे पास आई हैं। तो चुनौती तो है बहुत सारी और बहुत सारे लोगों ने मुझे वोट भी किया है, भर भर के वोट दिए हैं। तो लोग अभी मेरे पास आ भी रहे हैं कंटिन्यूअसली और मैं किसी भी प्रकार की चुनौती से नहीं डरती। मैं ऑनेस्टली काम करने के लिए आई हूँ और मैं काम करूंगी जितना मुझसे हो पाएगा। अपना मैं सर्वश्रेष्ठ नगर निगम के माध्यम से जनता को देने का प्रयास करूंगी। हर एक वोट एक उम्मीद बढ़ाता है। जितने लोगों ने आपको वोट दिया और जिसने नहीं दिया, उनके प्रति भी आपकी बड़ी जिम्मेदारी शहर को आगे बढ़ाने को लेके। कैसे तालमेल बिठाएंगे आप? इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि सारी चीज भारतीय जनता पार्टी की, सारे विधायक बीजेपी के, सांसद बीजेपी के, कैसे होगा? वर्चस्व की लड़ाई नहीं होगी क्या? नहीं, वर्चस्व देखो, मेरा काम है रायपुर शहर को अच्छा बनाना, सुंदर बनाना और मैं नगर निगम क्षेत्र में काम करती हूँ। तो नगर निगम की जो मूल दायित्व है वो शहर की जनता को स्वच्छ पेयजल और सफाई और बिजली उपलब्ध कराना है। तो मेरी भी प्रायोरिटी रहेगी कि नगर निगम अपने मूल दायित्वों में सफल रहे और जनता जिस चीज के लिए टैक्स पे करती है वो मैं पहले प्रायोरिटी पे करूं, पेयजल उपलब्ध कराऊं। 15 साल से अगर हम चाहते, अगर कोई भी एक ही सरकार 15 साल से नगर निगम में है तो वो चाहते तो बहुत सारे काम को कर सकते थे और नगर निगम का जो मूलभूत काम है कम से कम उसमें तो वो आगे बढ़ सकते थे। पर अभी मुझे ऐसे लगता है कि हम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। आज भी शहर की जो 40% लगभग जनता है वो उनको पेयजल उपलब्ध नहीं है। तो मैं शुरुआत करूंगी। बाकी बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिनके लिए हमारे विधायक महोदय बैठे हैं, जिनकी आप बात कर रहे हैं वर्चस्व की लड़ाई की, तो जो बड़े अधोसंरचना के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं वो शासन करेगी और मेरा प्रयास रहेगा, मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि वार्डों के अंदर की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो और ये बिजली, पानी और सफाई, इस पे मैं अपना फोकस करूं। एक बेहद ही लो प्रोफाइल में रहने वाली महिला महापौर बन गई, कैसे सफर तय हुआ? क्योंकि हम लोग तो कई सालों से देख रहे हैं आपको, एकदम लो प्रोफाइल, कोई ज्यादा हाइपर नहीं, कोई ज्यादा हाई तौबा नहीं, आराम से राजनीति करना और यहाँ तक पहुंच जाना। आपने सोचा था कभी ऐसा? आगे भी आप मुझे वैसे ही देखेंगे, मतलब कंफर्टेबल रहूंगी और लो प्रोफाइल ही रहेगा मेरा। और मैं, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, मैं 3 बार से पार्षद हूं और पिछली बार मेरी पार्टी ने मुझे एक नेता प्रतिपक्ष का दायित्व दिया था। अब वो पहली बार ऐसा हुआ था कि राजधानी में किसी महिला को अवसर मिले, तो मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था और मैं अच्छा सा, मुझे जो दायित्व दिया गया था उसको अच्छा करने का प्रयास की। मुझे लगता था कि लोग ये ना कहें कल के दिन कि महिलाओं को अवसर नहीं देना चाहिए, महिला अच्छा नहीं कर पाएंगे, पुरुष ही अच्छा करते हैं। तो इसलिए मैंने इसको एक चैलेंजिंग के रूप में किया और मैं कोशिश की कि मैं जितना अच्छा कर सकूं वो मैं करने का प्रयास की। जब हम काम करते हैं तो हमको पता नहीं रहता कि हमारा अगला क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा या अगली अपॉर्चुनिटी क्या होगी पॉलिटिक्स में। क्योंकि ये जो हमारा अभी मेयर का हुआ है वो आरक्षण, वो बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारा आरक्षण होता है और सबके सामने होता है कि उसमें कौन से वर्ग, क्या सामान्य महिला होगा, पुरुष होगा, कैसा आरक्षण होगा, ये किसी को नहीं मालूम रहता। हम काम करते तो हमको ये मालूम नहीं था कि अगला हमारा स्टेप हमको क्या अवसर मिलेगा। फिर भी मैं अच्छा काम करने का प्रयास की और फिर ईश्वर की दया से मुझे अवसर मिला और मैं मेयर चुन के भी आ गई। आरक्षण, पहले तो आरक्षण हमारे लिए कठिन था, तो कि मुझे लग रहा था कि वो सबसे कठिन परीक्षा थी क्योंकि वो 4-5 में से एक चिट निकलना, वो सामान्य महिला का। तो उसके बाद फिर पार्टी में हमारी बहुत सारी योग्य महिलाएं भी काम करती हैं। नहीं, मैं आपको टोकूंगा। जैसे ही आरक्षण का आपने जिक्र किया तो उस दृश्य को मैं याद दिला देता हूं दर्शकों को। जैसे ही आरक्षण का चिट बाहर निकला, सामान्य महिला घोषित हुआ,
आपके चेहरे पे एक अलग खुशी दिखाई पड़ी, आपने नारेबाजी शुरू कर दी, आपके समर्थक लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। क्या उसी दिन तय हो गया था कि मीनल चौबे कैंडिडेट होगी? नहीं, ऐसा तो खैर पार्टी में ऐसा नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ। पर हाँ, मुझे भी लगा कि मुझे इस बार पार्टी अवसर दे देगी, क्योंकि मेरे पास अनुभव था और जितनी अनुभवी थी मैं उतने अनुभवी महिला दावेदार नहीं थे उस विषय में। अगर मैं अंक अगर मार्किंग होता तो मुझे 1-2 नंबर ज्यादा मिलेगा। और पता नहीं वो थर्ड मतलब मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा था कि मैं ही प्रत्याशी रहूंगी और वो हो भी गया, फाइनली वो हो भी गया। तो कभी कभी हम जो सोचते हैं वो हो जाता है। तो उस समय मुझे मतलब भगवान की प्रेरणा से मेरे फेस पे वो एक्सप्रेशन आया और फिर वो फलीभूत भी हो गया। आपने कहा कि 10 दिन से भी कम कैनवासिंग का टाइम मिला, आपके सामने दीप्ति प्रमोद दुबे चुनाव में उतरी। डे 1 से कहती थी कि हमारा मुकाबला बहुत टफ है, बहुत टफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट ने वन साइडेड बता दिया परिणाम को। कहीं कोई मुकाबला नहीं दिखा किसी भी 70 के 70 वार्डों में। मुझे भी लगता था कि मैं जीत जाऊंगी। मतलब मैं अपने प्रतिद्वंदी को कभी कमजोर नहीं मानती, मगर मुझे अपने पे भरोसा था, अपने कामों पे भरोसा था और कांग्रेस की जो वर्किंग है उस पे भी मुझे पूरा भरोसा था कि वो इस बार सफल नहीं होंगे। और मैं बताई, मुझे टिकट मतलब सबसे मेरे लिए टफ था आरक्षण, उसके बाद सेकंड थोड़ा था कि टिकट किसको मिल रहा है, और सबसे इजी टास्क था कि जैसे टिकट हुआ तो मेरे को लगा कि मैं जीत तो जाऊंगी मैं, क्योंकि मैं पब्लिक तक पहुंची थी और पिछले 5 सालों में और इवन 15 सालों में लोग मेरे पास आते थे, तो मैं सबका काम करने का प्रयास करती थी। तो मैं जीत के प्रति आश्वस्त थी, मगर इतनी मार्जिन से जीतूंगी मुझे नहीं लग रहा था। और हमारे 60 पार्षद जीत के आए, वो भी मुझे अंदाजा था। मैं लोगों को बोलती थी जब मैं नेता प्रतिपक्ष थी कि इस बार अगर महापौर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं खुद भी जीतूंगी और मैं अपने बहुत सारे पार्षदों को भी जिता कर लाऊंगी, और वो संभव हुआ। फिर आप नगर निगम में आई, आपने पदभार ग्रहण किया, शपथ ग्रहण आपका हुआ, सब कुछ बदल गया। अभी हम देख रहे थे कि मेयर कक्ष का पूरा नक्शा चेंज हो गया, सारी चीजें बदल गई। तो ये आवश्यक था या आपने अपने हिसाब से चीजों को किया? देखिए, कमल खिल गया पहली बात तो, और उसके बाद कमल में होना था, राजधानी को भी होना है आगे, और नगर निगम में जो मुझे कंफर्ट लगता है मैं उस हिसाब से अपना चेंज कर ली। और बस ये मेरा पर्सनल था, इसमें ऐसे मैं कुछ बोलूंगी नहीं ज्यादा। पर पहले महापौर कोई और थे, मैं महापौर बनी तो मैंने अपने हिसाबों से सब चेंज कर लिया जो मुझे कंफर्ट लगता है। जब मैं नेता में एक तो सब हमारे जो सिटिंग अरेंजमेंट है, सबसे पहले मैंने वो चेंज किया। मुझे दिखना चाहिए, अगर मेरे पास कोई आ रही है, कोई जनता आ रही है, कोई मीनल चौबे के पास कोई नहीं आएगा। शहर के प्रथम नागरिक के पास लोग जनता आती है, महापौर के पास जनता आती है, जिनसे उनको काम कराना रहता है, जिनसे उनको उम्मीदें रहती हैं। तो मैंने सबसे पहले अपना सिटिंग अरेंजमेंट चेंज किया कि जो भी जनता है तो वो मुझे दिखे। वो ऐसे अपन साइड में पहले जो पूर्व महापौर का था उनका सिटिंग अरेंजमेंट अलग था, तो मैंने अपना सिटिंग अरेंजमेंट चेंज करा लिया। उसके फिर अपनी मतलब जो मुझे लगा जो मुझे करना चाहिए, फिर वो मैं अपने हिसाब से कर ली। आपने हाल ही में बजट पेश किया, कैसा बजट रहा, क्या विजन है आपका शहर को लेके? इसलिए पूछ रहा हूं मैं, विजन क्या है, क्योंकि आप इसी शहर की लड़की है, आपका मायका ससुराल सब रायपुर। क्या विजन है आपका शहर को लेकर? देखिए, हमारा मकसद जो होता है वो बजट प्रस्तुत करना नहीं होता। हमको बजट एक साल में हम क्या काम शहर के लिए कर सकते हैं वो खाका हम बजट पुस्तिका में, बजट अभिभाषण में रखते हैं। तो मेरा भी यही एम था कि मैं एक साल में मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या नगर निगम से करवा सकती हूँ। मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं नगर निगम के अधिकारियों से बात की कि नगर निगम के माध्यम से एक साल में जो अलग अलग विभाग हैं वो आप लोग क्या, एक साल में आप लोगों का कुछ टारगेट होगा, आप लोग एक साल की अपनी क्या उपलब्धि दे सकते हो और कितना आपका बजट का अनुमान है, मतलब कितनी राशि हमारे पास आ सकती है एक साल में। वो बजट अनुमान के साथ फिर हम अपने व्यय का अनुमान लगाते हैं, तो वो हम बोले एक्चुअल होना चाहिए। मैंने पिछले 3 वर्षों 4 वर्षों के बजट को देखा कि जो बजट अनुमान है, मान लो हम 1999 करोड़ बजट अनुमान लगा रहे हैं, कितनी राशि हमारे पास नगर निगम में आ सकती है। और उसके बाद हमने उसका रिकॉर्ड देखा तो किसी साल हमने 899 करोड़ रुपए हमारे पास आया, मतलब जो हमारा व्यय था वो मात्र आधा हुआ। या उसके मैंने 3 साल का कंटिन्यू जब मुझे देखा तो मैं बोली कि ऐसे नहीं चलेगा,
जो आप एक्चुअल अनुमान होना चाहिए 19-20 हो सकता है। पर ये क्या बात हुई कि अब दिखावा करने के लिए हमारे 2000 करोड़ का बजट है और आप व्यय कर रहे हो मतलब 900 करोड़। तो मैंने सबसे पूछा कि आप कितना पैसा ला सकते हो नगर निगम से, आप एक अनुमान लगाइए, मगर ऑथेंटिक अनुमान लगाइए जो सच में हम परिणित कर सकें। उसके बाद मैंने सारे अलग अलग विभागों से उनका डिमांड मंगवाया, मांग पत्र कि वो लोग क्या क्या चीज में खर्चा करना चाहते हैं। फिर मैंने उसका अध्ययन किया। मैंने किसी भी लॉन्ग टर्म चीजें, उन चीजों को अपने बजट में समावेश नहीं किया। भाई मैं 1 साल का अगर बजट प्रस्तुत कर रही हूं तो मैं 1 साल में जो करके जो चीजें दे सकूं मैं उसी को रखूंगी। एक्चुअल बजट जो जनता और छोटी छोटी चीजें जो जनता से जिनका सीधा कनेक्शन हो, उन चीजों को मैंने बजट में समावेश किया। कुछ बड़ी समस्याएं हैं शहर में, आप तो हमेशा 2-4 होती हैं, आप नेता प्रतिपक्ष भी रहे। मैं थोड़ा पिछले कार्यकाल की बात कर लेता हूं। पिछले कार्यकाल में जब आप नेता प्रतिपक्ष थी, कई कामों को लेके आपने आवाज उठाई, आपने आंदोलन की लड़ाइयां लड़ी। आप लोग खुले आरोप लगाते थे कि खूब भ्रष्टाचार हुआ। क्या परतें खुलेंगी, फाइलें खुलेंगी, या सब कुछ भुला दिया जाएगा? नहीं, देखिए जब मैं पिछले मेरी नेता प्रतिपक्ष थी तो मैंने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए जो चीजें नगर निगम में गलत हो रही थी उसको मैंने प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया। कई चीजों पे कार्रवाई भी हुई, कई जगह कार्यवाही नहीं हुई है, पेंडिंग है वो, तो हम वो फाइल हमको अलग अलग तरीके की दलील दे दी गई कि इसमें ऐसा हुआ, इसमें ऐसा हुआ। हमारे पास समय है, हम उन चीजों की फाइल को देखेंगे कि क्या जो काम हुआ है जिसमें हम आरोप लगा रहे हैं क्या वो नियम के अधीन हुआ है, शर्तों के विपरीत तो कोई काम नहीं हुआ है। इन सब चीजों को हम देखेंगे। देखो सरकार बदल गई तो हम सिर्फ इसलिए नहीं कि हमको विपक्षियों पे अपना आरोप लगाना है, ये विषय नहीं है। पर मेरा ये मानना है कि अगर कुछ काम गलत हुआ है, देखो सरकारें आती रहती जाती रहती है, मगर अधिकारी हैं वो वही के वही रहते हैं। तो अधिकारियों में एक डर रहना चाहिए कि अगर सरकार बदल भी गई, सरकार के संरक्षण में, जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में वो गलत काम ना करे, क्योंकि कल के दिन सरकार बदल जाए और सब फाइल बंद होकर चुप बैठ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके मन में भी ये डर रहना चाहिए, भय व्याप्त होना चाहिए कि सरकार बदलने के बावजूद भी फाइलें खुल सकती हैं। तो इसलिए हमारे एक मकसद रहेगा कि हम सब चीजों को देखें। भय व्याप्त होना जरूरी है। अधिकारियों के मन में भय कैसे होगा? आप तो बड़े शांत नेचर की है, बड़े लो प्रोफाइल रहती हैं, मिंटी दीदी कहते हैं लोग आपको आपके घर के नाम से। कैसे अधिकारियों में भय व्याप्त होगा? एक बार आप थोड़ा बाहर पूछना मेरे बारे में, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। सब बोलते हैं कि मैं बहुत तेज हूँ, मैं तेज हूँ भी। और जहाँ गलत होता है, जो जिस भाषा में समझता है मैं उससे उस भाषा में समझाने का प्रयास करती हूँ। और मुझे अपने दायित्व का एहसास भी, बहुत सॉफ्ट रह के आप राजनीति नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। जहाँ पे गलत है वहां पे आपको बोलना ही पड़ेगा। हमारे वॉइस में, हमारी आवाज में दम ना हो, मगर हमारी बातों में दम, पावर रहना चाहिए। हम जो बोल रहे हैं वो हम उसको पूरे प्रेशर के साथ बोलेंगे तो वो लोग समझेंगे। और मैं जितनी पोलाइट आप मुझे समझ रहे हैं, ये तो आपका इंटरव्यू है इसलिए ऐसा लग रहा है। आप एक बार मेरे सम्मान सभा में देखते पिछले कार्यकालों में, तो मैं बहुत पोलाइट भी नहीं हूँ, बहुत सीधी भी नहीं हूँ। और अधिकारी अभी भी मुझसे डरते हैं। जो गलत करेगा वो डरेगा, जो गलत नहीं करेगा वो क्यों डरेगा? और गलत करने वालों के मन में भय व्याप्त होना चाहिए। इसलिए भी मैं फाइलों को देखूंगी भाई कि जहाँ पे गलती हुई है आपको समझना तो पड़ेगा और आपके मन में डर रहना पड़ेगा। अगर आज आप किसी भी जनप्रतिनिधि के दबाव में आप गलत कर रहे हैं तो कल के दिन वो जनप्रतिनिधि बदल जाएगा, मगर जवाब अधिकारियों को देना पड़ेगा। इसलिए आप लोग फाइलों में ऑन रिकॉर्ड सेफ रहिए। शहर की 4-5 बड़ी समस्याएं हैं, जिसमें पेयजल का तो आपने जिक्र किया कि 40% लोगों को आज भी पेयजल नहीं मिलता है। ये समस्या आज की नहीं है, ये राज्य गठन के साथ की समस्या है। कब तक दूर हो पाएगा? टैंकर मुक्त शहर की परिकल्पना पिछले 15 सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं। देखिए, ये ना बहुत आसान चीज नहीं है। बहुत सारी जगहों में हमारे पास नगर निगम रायपुर का बहुत ऐसे चार्ट नहीं है कि कहाँ पे हमारा पाइपलाइन बिछा है। उसका एक नक्शा होना चाहिए कि कैसे, कहाँ पे, कौन से, कितने इंच की, कितनी मोटी पाइपलाइन बिछी है, कहाँ से हमारा राइजिंग लाइन गया है, कहाँ से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन गया है, कहाँ कहाँ पे गया है। जो नई कॉलोनीज बन रही है उसका क्या, उस पे क्या अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर नक्शा जो होना चाहिए शहर का, वो किसी के पास ड्राइंग डिजाइन है नहीं। इसलिए हमको इस
इसमें थोड़ा एक्सरसाइज ज्यादा करना पड़ता है। मैं आपको फिर बोलूंगी कि 15 साल में हम शहर के लिए कुछ कर सकते थे। हम बोलते हैं कि एक सरकार आई, उसने योजना को बदल दिया, फिर अपना शुरू कर दिया, फिर दूसरी सरकार आई, उसने योजना को बदल के फिर अपने हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। पर यहाँ पे तो 15 साल से एक सरकार थी, आपस में सामंजस्य करके अच्छा काम कर सकते थे। और ये बहुत आसान काम नहीं है। मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि एक साल में मैं ये ठीक कर दूंगी या 6 महीने में ठीक कर दूंगी, पर हमारे ये प्रायोरिटी में है। हम जितना जल्दी इस विषय में काम करेंगे, हमारी सरकार भी हमको सहयोग करेगी। लगातार हम सरकार के पास भी इस विषय में जाएंगे और भरसक प्रयास हमारा रहेगा कि एक्चुअल हमने अमृत मिशन का करोड़ों का काम पिछली सरकार में हुआ, मगर हमको क्या मिला? लोग, जनता रास्ता देखते रही कि काली मोटी पाइप बिछ रही है, इसमें अब पानी आएगा। और जब करोड़ों रुपए का भुगतान होने के बाद हम देखें तो वहां पानी के बदले हवा आ रहा है। तो ये ऐसे काम, देखो, हम छोटा सा भी काम कराते हैं, हम उसका एक सर्टिफिकेट चाहते हैं, पब्लिक से भी चाहते हैं, पार्षदों से भी चाहते हैं, वार्ड पार्षदों से भी, कि आप हमारे काम से सेटिस्फाइड हैं तो अब हमारा भुगतान होना चाहिए। मगर ये ऐसा अमृत मिशन का काम हुआ है जिसमें से 10% लोग भी उसके काम से संतुष्ट नहीं है, उनको करोड़ों रुपए का भुगतान हो गया। तो क्या ऐसे मुखिया होने चाहिए, ऐसे जनप्रतिनिधि होने चाहिए? ये कहीं ना कहीं तो गलत हुआ है। बिना काम, आप काम कर रहे हो, कैसा किया, आप गलत काम किए हो तो आपको भुगतान रोकना था, मेरा ये मानना है। तो वैसा काम हमारे समय में नहीं होगा। पिछले कुछ सालों में शहर में एक अलग वर्ग का डोमिनेंस बढ़ा है। आप लोग भी इस बात को लगातार उठाते रहे हैं, चाहे मालवीय रोड का इलाका हो, संजय नगर, संतोषी नगर हो, तेली बांधा हो। एक वर्ग का बड़ा हस्तक्षेप बढ़ा है, जो एक बड़ी चुनौती भी है। कहा गया कि साहब आधार कार्ड भी आपने बना के दे दिया, राशन कार्ड भी बना के दे दिया, आपने सब कुछ, बैंक अकाउंट भी खुलवा के दे दिया। कैसे लगाम लगेगी इसके बाद में अवैध प्लॉटिंग? देखिए, इसमें भी हम एक्सरसाइज तो कर रहे हैं। हम इसमें एक घर है जो हमारी मितानिन बहनों के पास, हर घर का एक डाटा रिकॉर्ड होता है, सर्वे होता है। अब उस घर में आप कितने लोग रहते हैं, आप 4 लोग आप हमको बता रहे हो, उस घर में हमको 20 लोग दिख रहे हो, वो 15 लोग कौन है, वो लोग क्या काम करते हैं, ये हम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे पास एक रिकॉर्ड आ जाएगा। हर मितानिन को एक पारा डिस्ट्रीब्यूट रहता है। अगर वो मंदिर है तो मंदिर वाले स्थान छोड़ो, बाद में मस्जिद है, वहाँ कितने लोग रह रहे हैं, उनका रिकॉर्ड है कि नहीं नगर निगम के पास। हम अपने रेवेन्यू के लिए भी ये कर रहे हैं। हमारे पास एक एक्चुअल रिकॉर्ड रहना है चाहिए कि हमारे शहर में कौन रह रहा है, किस पर्पज से रह रहा है, वो क्या काम कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास और कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम यही करेंगे, हमको सारी चीज का ऑथेंटिक एक डाटा आ जाएगा तो समझ आ जाएगा कि कौन लीगल है, कौन इलीगल है, क्योंकि ये बहुत कठिन चीज है। ये कोई अगर आधार कार्ड दिखा रहा है कि मैं यहाँ का हूँ तो हमको मानना पड़ता है। अब आधार कार्ड बनाने वालों ने किस आधार पे उसका आधार कार्ड बनाया है, पर वो क्या सही है, वो यहाँ के रहने लायक है, वो जो हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। कोई जांच आधार कार्ड पिछले 5 साल में अगर बना हो तो कुछ ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप कर ले, या ऐसी कोई भविष्य में ऐसा कुछ जिससे जांच की एक राह आसान हो सके? देख, अभी तो ये सब मैनुअली ही चल रहा है। इस विषय में हम आगे एक्सरसाइज, मुझे अभी आए मुश्किल से 1-1.5 महीने हुआ है, तो पर ये संज्ञान में है जो आप बोल रहे हैं बातें, और मुझे अच्छा लगता है कि हमारे अलावा भी बहुत लोग इस बातों को सोच रहे हैं, और आप लोगों के सोचने से तो बहुत कुछ होता भी है। तो ये सबको सोचना चाहिए। आज पड़ोस शहर वासियों की जिम्मेदारी है ये कि जो ये हुआ था वो नहीं होने देना चाहिए। अच्छा, अवैध प्लॉटिंग, शासकीय जमीनों पे कब्जा एक बड़ी समस्या है रायपुर शहर की। समय समय पे कार्रवाइयां होती है, समय समय पे आवाज उठती है, लेकिन खाना पूर्ति होके, या कहे कि पिछले दरवाजे सेटलमेंट होके सब समाप्त हो जाता है। कैसे रोकें? सबको हम एक तराजू में नहीं तोल सकते, और मैं और मेरी परिषद, हम ईमानदारी से काम करने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध हैं। और हमारा दल, इवन हमारे नेता भी, हम सब चाहेंगे कि हम एक अच्छा रायपुर शहर, जो पहले हुआ है वो गलती ना हो, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और जब हम अलर्ट रहेंगे और हम गंभीर रहेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे अधिकारी भी इस विषय में गंभीर रहेंगे, और आने वाले समय में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस प्रकार की गतिविधियां ना हो जिनसे सरकार का भी नुकसान हो रहा है और शहर का भी नुकसान हो रहा है। इसमें हम लगाम लगाने का पूरा प्रयास करें। जब 15 साल आप लोग विपक्ष में थे तो नगर निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा कहती थी। अब परिषद बदल गई है, सरकारें बदल गई है, क्या ये टैगलाइन स्लोगन बदलेगा नगर निगम? बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। नगर निगम के माध्यम से जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसमें पूरी लगाम लगेगी, और मुझे लगता है कि कुछ समय बाद आप लोगों को ये देखने भी मिल जाएगा कि हम कोई भी कार्यवाही खानापूर्ति के लिए नहीं करेंगे कि दिखावे के लिए किए, उसके बाद जो बोलते थे कि उस सेटिंग हो जाता है, फिर ऐसा नहीं होगा। मैं आपको इस बात का अच्छा, मैं एक तस्वीर का इंतजार हम लोग कर रहे हैं।
हम लोग हर बार देखते हैं कि जब मेयर चेंज होती है, नई मेयर नई परिषद आती है, तो सफाई को लेके बड़ा आप लोग दौरे करते हैं, बड़ा संज्ञान लेते हैं, कहीं भी औचक निरीक्षण पे पहुंच जाते हैं, नालियों तक में उतर के महापौर सफाई कर जाती है। वो फोटो नहीं आया आपका अभी? नहीं आएगा। जो मेरा काम है मैं वही काम करूंगी। फोटो खिंचाने के लिए या दिखावे के लिए हम काम नहीं करेंगे। जो जिसका काम है और जो चीज वो वही करेगा। हमारा जो सिर्फ दिखाना है कि मेरा फोटो छप जाएगा। हालांकि ये सब सांकेतिक होता है, जैसे कि भाई कुछ चीजें हैं जो ऐसे मुझे ऐसा लगेगा जहाँ पे कि मेरे करने से कोई मतलब किसी को और को भी लगेगा, वो प्रोत्साहित होगा कि नहीं, जब ये कर सक रही तो हम भी इस चीज को करना चाहिए। अगर यहाँ पे सांकेतिक कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम वो करेंगे, पर सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए कि मैं नाली साफ कर रही हूँ और मेरे पेपर में फोटो छप जाए, मेरा वो नेचर नहीं है, मैं वैसा नहीं कर। ठीक है, राजनीतिक में आप किसके लिए खतरा है? किसी के लिए नहीं। मैं कैसे बोलूं, वो तो पूरा शहर आपका है, चारों पांचों विधानसभा आपका है। 2028 में क्या विधायक कुछ किसी के लिए खतरा? अब वो ऊपर वाले जाने भाई। मैं जहाँ पे हूँ कंफर्टेबल हूँ और मैं संतुष्ट हूँ और अच्छा काम करूँ। अगर सही में मुझे कुछ अच्छा काम करूंगी तो उसका रिवार्ड भी अच्छा ही मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्या प्राथमिकता होंगी आपकी? कौन सा विधानसभा, जब अगर मान लीजिए ईश्वर ने चाहा? फंसाइए मत मुझे। मैं नाम लेके किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाऊंगी। जो है सब ठीक है। नगर निगम पर्याप्त है हमारे लिए। चारों विधानसभा है हमारा। बिल्कुल सही। डबल इंजन की सरकार आप लोग कहते हैं, ट्रिपल इंजन, चौथे इंजन, सारे इंजन तो आप ही लोग के लग गए हैं। एक ये कहा जाता था कि नगर निगम और सरकार के बीच में खींचतान पिछले सालों में देखने को मिला। आप लोग जो योजना लेके जाते थे, मतलब परिषद जो लेके जाती थी, उसमें ज्यादा उत्साह नहीं रहता था सरकार का। अब ये समस्या दूर होगी आपके आने से, बीजेपी की परिषद आने से? देखिए, पिछला जो कार्यकाल था उसमें कांग्रेस, शहर की सरकार भी कांग्रेस की थी, प्रदेश की सरकार भी कांग्रेस की थी। उनमें ऐसा लगा कि वो लोग कुछ काम ही नहीं किए। मुझे लगता है कि शहर की जो सरकार थी वो कुछ लेके ही नहीं गई कोई प्रपोजल, इसलिए हमको राज्य शासन से कुछ पैसा नहीं मिला। इस बार ऐसा नौबत नहीं आएगा। मुझे लगता है खींचतान वाला, हम जो मांग रहेगी, जो हमारी डिमांड रहेगी वो जेन्युइन रहेगी। हम माध्यम है जनता के और हमारी सरकार हमारा इंतजार करेगी कि हम जेन्युइन चीजों को लेके जाएं और वो शहर हमको सहयोग करेगी, ऐसी हमको उम्मीद है। क्या कहना चाहेंगे? एक माह का कार्यकाल आपका हुआ है, अभी बहुत लंबा कार्यकाल आपका है, कहां तक शहर को ले जाना आप पसंद करेगी? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्वच्छता रैंकिंग जब आती है तो बड़ा दुखी मन से कहना पड़ता है कि साहब हम बहुत पीछे चल रहे हैं। देखिए, रैंकिंग हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मैं पहले भी कहती थी कि हमारा उद्देश्य रैंकिंग नहीं है, हमारा उद्देश्य है स्वच्छता। हम सिर्फ रैंकिंग के लिए, जैसे पिछले बार हम स्वयं कहते थे कि मुख्य जब रैंकिंग करने वाली टीम आती है तब उनको दिखाने के लिए मुख्य मार्गों की सफाई कर दिए या जहां जहां उनका विजिट रहता था वहां पे अब सफाई दे दिए, और ऐसे करके हम रैंकिंग में ऊंचा स्थान ले भी आए। तो ये हमको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा इससे। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं एक्चुअल सफाई देखूं और स्वच्छता देखूं, और इसके लिए हमको वार्डों के अंदर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो हमको सहयोग करेंगे और हम एक अच्छा रायपुर शहर, साफ सुथरा रायपुर शहर देने का प्रयास करेंगे। एक प्लानिंग के साथ हम रायपुर शहर में काम करेंगे और जो लोगों का विजन है रायपुर के बारे में, हालांकि सब अलग अलग क्षेत्र का सोचते हैं, सब अलग सोचते हैं। कोई सफाई सोच रहा है, कोई ट्रैफिक सोच रहा है, कोई पर्यटन सोच रहा है, कोई चौपाटी सोच रहा है, कोई बिजनेस सोच रहा है, सबकी सोच अलग अलग है। ऑल इन वन एक अच्छा रायपुर शहर, लोगों के सपनों का रायपुर शहर, लोगों के सुकून का रायपुर शहर। जो सुकून हमको घर के अंदर मिलता है वो सुकून हमको घर के बाहर भी मिले, ये मेरा प्रयास रहेगा। और आप सबसे मैं आग्रह करूंगी, आप लोग मेरे लिए शुभकामनाएं दीजिए कि मैं रायपुर शहर को अच्छा कर सकूं। आपने पर्यटन का जिक्र किया, बूढ़ा तालाब को लेके, बूढ़ा तालाब हमेशा विवादों में रहा, वहां निर्माण को लेके, सफाई को लेके या नए प्रोजेक्ट को लेके। हाल ही में आपने दौरा किया, वहां पे आपने नाराजगी जताई कि वहां पे कम से कम इस तरह की चीजें, व्यावसायिक चीजें स्टेब्लिश नहीं होनी चाहिए। दूसरे दिन से काम कंटिन्यू हो गया? बिल्कुल। बूढ़ा तालाब में जब हमको जनता की शिकायत आई तो हम वहां गए, तो वहां देखने पे हमको समझ आया जनता की जो कंप्लेन है, शिकायत है, वो एकदम सही है। बिल्कुल बूढ़ा तालाब से लगा के 100 आप गुमटी नुमा दुकान खड़ी करके एक चौपाटी नुमा उसको स्वरूप देने का प्रयास कर रहे हो। जस्ट उससे लगा है दाने स्कूल, और वहां पे मतलब उसका विजन ऐसा है कि आप चौपाटी में जो रूफ टॉप बना रहे हैं वहां से पूरा स्कूल दिखता है। ये सब गलत चीजें हैं। गर्ल्स स्कूल है, मैं खुद वहां से पढ़ी हूँ। जहां हम प्रेयर करते हैं वो स्थल आप ऊपर छत पे खड़े होकर आपको विजन पूरा
क्लियर नजर आ रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। हमने इसका विरोध दर्ज किया, हमारे साथ हम माननीय आयुक्त महोदय को भी लेके गए थे और उन्होंने भी इस चीज को समझा और हमसे वो सहमत भी हुए कि यहाँ पे जो हो रहा है वो गलत हुआ है। विषय ये है कि वो जो बूढ़ा तालाब है वो हस्तांतरित कर दिया गया है अभी पर्यटन विभाग को, तो उसमें अब नगर निगम का वहां पे कुछ भी नहीं है। जो भी कर रहा है वो पर्यटन विभाग कर रहा है। मगर हमको ये ऐसा लगता है कि पर्यटन जो एजेंसी है, जो काम करने वाली एजेंसी है, वो पर्यटन विभाग के अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक के इस प्रकार का काम कर रहा है। क्योंकि हमको यहाँ वहां ये भी सुनने मिला कि वो जो दुकानें हैं उनको लिकर भी परोसने की अनुमति है, परमिशन है। तो ये सब तो नहीं होना चाहिए। मैंने वहां विरोध प्रदर्शन किया। अब वो जो एजेंसी है उनका क्या अग्रीमेंट हुआ है, क्या डील हुआ है, इसकी हमको जानकारी नहीं है। अब वो अपना व्यू बता रहे हैं, पर आने वाले समय में देखते हैं जो गलत है वो गलत रहेगा और उसका हम हमेशा विरोध करेंगे। हम कहां तक अपने विरोध में सफल हो पाते हैं ये देखने वाली बात है। नहीं, क्यों आप विरोध में सफल क्यों नहीं होंगे? सरकार आपकी, परिषद आपकी, पार्षद आपके, सब कुछ आपके, फिर और पब्लिक अगर नहीं चाह रही है तो वहां क्यों स्टेब्लिश हो, चाहे एग्रीमेंट कुछ भी हो। देखिए, अगर किसी के बीच अगर डील हो गई है, एग्रीमेंट हो गई है, तो हम वो पर्यटन विभाग और जो एजेंसी है उनके बीच डील है। अगर वो लोग सब वो कागजों में क्लियर है, किसी चीज में हमको कुछ चीजों को समझना पड़ता है। जैसे उनको ये कहना है कि बूढ़ा तालाब को मेंटेन करना बहुत आसान नहीं है। वहां पे जब तक हम कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे हमको आय का साधन हो, तो भी हम बूढ़ा तालाब को मेंटेन कर सकते हैं। हमारे लिए वो भी प्रायोरिटी है कि बूढ़ा तालाब हम जनता के लिए है, तो हम जनता को एक अच्छी सौगात बूढ़ा तालाब के रूप में दे। ये मेरी परिषद का समय का नहीं है, ये पूर्व कार्यकाल का है कि वो असमर्थ रहे बूढ़ा तालाब को मेंटेन करने में। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बूढ़ा तालाब में कितना खर्चा होता है, इसीलिए उन्होंने बूढ़ा तालाब को हस्तांतरित कर दिया पर्यटन विभाग को। तो कहीं ना कहीं अगर हम जिद करके हम उन सबको हटा दिए, पर्यटन विभाग का विरोध कर दिए, जनता के साथ मिलकर हमने कड़ा विरोध किया, फिर उसके बाद बूढ़ा तालाब का बाढ़ ना हो जाए, वो भी जिम्मेदारी हमारी होगी। तो हम इन सब चीजों में थोड़ा सेटलमेंट, बीच का रास्ता निकालेंगे। मगर हम जनता के साथ हैं, जन सुविधा में, जनता के हित में हमको जो भी निर्णय लेना पड़ेगा हम उसको लेंगे और हम अडिग रहेंगे अपने मांग को। एक आखिरी सवाल ले लेता हूं मैं। रायपुर में ऑन पेपर इतिहास में 272 तालाब दर्ज हैं। मौजूदा समय में 50-54 तालाब ही बचे हैं, वो भी उनका रकबा आधा से कम हो गया है। क्या कुछ ऐसा काम आप कर जाएंगे जो सदियों तक आपका नाम लिया जाएगा? देखो, तालाबों का अस्तित्व खतरे में है, ये लगातार चल रहा है। पिछले 15 साल से हम भी देख रहे हैं, कई तालाबों का व्यवसायीकरण हो गया, उनमें कब्जा हो गया। तो ये अभी भी हमको सरजू बांधा तालाब और रिसेंटली बूढ़ा तालाब, इसका भी पहले से उतना तालाब दिखता नहीं। मरीन ड्राइव, तेलीबांधा तालाब है, सबको हम कमर्शियल बना दे रहे हैं। हम प्रयास करेंगे और मैं चाहूंगी कि मेरा नाम ऐसे लोगों में गिनाया जाए जिन्होंने कुछ न कुछ तो करके गया। हमारे स्पष्ट, मैं 5 साल की बातें कर सकती हूँ, हम इसमें एकदम स्ट्रिक्ट नियम कानून लाएंगे कि तालाबों का 1 इंच भी रकबा कम ना हो, तालाबों का सौंदर्यीकरण नहीं होता। हम तो ये विषय को ही हटा देंगे नगर निगम के माध्यम से। अब जो भी काम होंगे तालाबों का संरक्षण होगा। आसपास के एरिया का आप डेवलपमेंट करो, तालाबों को टच मत करो, तालाबों का संरक्षण होगा। ये लाइन आपको हमेशा सुनने मिलेगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं तालाबों की रक्षा करूं। बेहद शुभकामना आपको। आप ऐसा काम कर जाए जो शहर के लोग आपको सालों साल तक याद रखें। हमें समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।